सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना की माली सूरत-ए-हाल पर असेंबली में व्हाइट पेपर जारी। नायब वजीर आला ने मुख्तलिफ माली उमूर और पहलुओं के हवाले से ऐवान को दी जानकारी। व्हाइट पेपर इंतखाबी वादे पूरे न करने का बहाना ढूंढने को जारी नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में की वजाहत। तेलंगाना स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में आदादो शुमार गलत होने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। ऐवान को गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई पर दिया जोर। महबूब नगर की होनहार तालिबा को माली मदद दरकार। बैनुल अक़वामी टारगेट बाल टूर्नामेंट में जीत चुकी है तलाई तमगा। कांग्रेस हुकूमत ने साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत की माशी सूरत-हाल पर व्हाइट पेपर जारी किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज असेंबली में 42 सफ़हात पर मुश्तमिल ये व्हाइट पेपर जारी किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना साल 2014 में फाजिल आमदनी वाली रियासत थी, लेकिन अब मकरूज हो चुकी है। इन्होंने बताया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत पर कर्ज के बोझ में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से रियासत के मालियाती शोबे में बहरान पैदा हो गया है। लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद रियासत के वसाइल में इजाफा करते हुए अवाम को दी गई 6 गारंटीज पर अमल आवरी के लिए हुकूमत माशी चैलेंजेस का सामना करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने मजीद कहा कि साल 2014 में रियासत पर कर्ज का बोझ 71,658 करोड़ था, जो जारिया माशी साल 3,89,673 करोड़ तक पहुंच गया। इन्होंने मजीद कहा कि दीगर कर्जजात को शामिल किया जाता है तो जुमला कर्ज में 6,71,757 करोड़ तक का इजाफा हुआ। डिप्टी सीएम ने मजीद कहा कि साल 2014 और 15 से साल 2022 और 23 के दरमियान कर्ज में 24.5% का इजाफा हुआ। ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో ఆకాంక్షలతో ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని, ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల జీవితాలన్నీ కూడా మార్పు చెందాలని, నిధులు నీళ్లు నియామకాలు ఆత్మగౌరవంతో కూడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని, అందులో అందరూ అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఆశతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక దశాబ్ద కాలం పాలన చేసినటువంటి గత ప్రభుత్వం తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర వనరుల్ని, ఆర్థిక వనరుల్ని, సహజ వనరుల్ని, మానవ వనరుల్ని అన్నింటినీ కూడా అనుకున్న లక్ష్యాల దిశలో నడిపించకపోవడం కన్న కలలన్నీ కూడా కళ్ళలుగానే మిగిలిపోయాయి। ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితిని ఒకసారి చూస్తే अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असेंबली में तेलंगाना स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में आदादो शुमार के गलत होने पर सवाल उठाए। इसी दौरान इन्होंने व्हाइट पेपर में अखराजात के आदादो शुमार में नुकाइस की निशानदही की। ओवैसी ने हाउस को गलत जानकारी फ्राहम करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर भी जोर दिया। इस तरह इन्होंने निशानदही की कि 1956 और 2014 तक यूनाइटेड एपी के कुल अखराजात 11.94 लाख करोड़ रुपये थे, तहम तेलंगाना के अखराजात 12.24 लाख करोड़ रुपये हो गए थे। Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity, sir. Sir, I would like to make a small request. I know what Honorable Legislative Affairs Minister Saab has just mentioned about laying of a statement by the government for the short discussion. But as we all know that this is a very important subject, and we have to read so many pages, sir. It's almost some 40 pages of book. So through you, I just want to make one request
because we can have a fruitful discussion, we can have a good discussion, and we can also come up with good suggestions as a constructive opposition. If you could give us a tea break of at least 40 minutes or an hour, I'll be very thankful to you, sir. We will be able to read this, sir. Sir, without reading this, if I have to come and talk, sir, I have been an old member. In the month of August, we had an assembly session, and in the August month, all the details were laid on the table of the House, then House, sir. All the finances were also laid. So we will be talking about what was we informed in the month of August. We would like to talk on this book, sir. So I request, if everybody agrees, through you, I request the Honorable CM Saab also, Finance Minister Saab also, at least tea break for 1 hour, sir. Just 1 hour, at least 40 minutes, we can just read this and come up with good suggestions, sir. Thank you, sir. व्हाइट पेपर की इजराई के हवाले से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐवान में वजाहत दी। इन्होंने कहा कि हम मरकज के साथ अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि रियासती तेलंगाना की दुनिया से मुसाबिकत का रुझान और जज्बा बरकरार रहे। व्हाइट पेपर जारी करने का मकसद किसी की तौहीन नहीं बल्कि हकायक को सबके सामने लाना है। और आज ये सूरत हाल है कि सरकारी मुलाजिमीन को भी कर्जा नहीं मिलता है। इन्होंने मजीद कहा कि ये व्हाइट पेपर उन वादों से बचने के लिए नहीं है जो हमने किए हैं। వారే సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిండ్రు। వారి తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిండ్రు। అంటే ఈ 9.5 సంవత్సరాలు వాళ్ళ కుటుంబం తప్ప ఇతరులు ఎవ్వరు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేయలేదు। వారు ఆర్థిక మంత్రి తర్వాత ఈ రాష్ట్రం మీద ఉన్న అప్పులు కానీ వివిధ కార్పొరేషన్ల పేరు మీద చేసిన అప్పులు కానీ సంపూర్ణంగా వారి దగ్గర సమాచారం ఉంటుంది। ఎందుకంటే ప్రతిరోజు రిజర్వ్ బ్యాంకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నిల్వలన్నీ మన అవసరమైన దాని రిపోర్ట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి ఇస్తారు। ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి ఇచ్చినట్టే అది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చినట్టే। ఇప్పుడు నేను వారు పదే పదే ఎన్నికల సందర్భంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంచనాలే 80,000 కోట్లు, 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఎట్లా అంటారు? వీళ్ళు లీడర్లు కాదు, వీళ్ళు రీడర్లు, రాసిచ్చింది మాత్రమే చదువుతారని చెప్పి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి శాయశక్తుల్లో వాళ్ళ కుటుంబం అంతా ప్రయత్నం చేశారు। సరే మేమేం చెప్పినాం, వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు, ప్రజలు అనేది పక్కన పెడితే వాస్తవాలు అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి। ఆర్థిక శాఖ ఉన్నది। రోజు ఆర్థిక శాఖకు మొన్నటి వరకు పనిచేసిన మంత్రి గారు పేజీ నెంబర్ 21 వారు చూసుకోవాలి తమరి ద్వారా, మిగతా సభ్యులు కూడా। ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నివేదిక ఏదైతే ఉందో పేజీ నెంబర్ 21లో ప్రభుత్వ హామీతో ఎస్పీవీల ద్వారా సేకరించబడి ప్రభుత్వమే చెల్లింపులు చేయబడతాయి అని చెప్పిన దాంట్లో మొట్టమొదటి కాళేశ్వరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ శాంక్షన్డ్ లోన్ 97,000 కోట్ల 449 97,449 కోట్ల రూపాయలు రుణం మంజూరైంది। ఇందులో बीआरएस एमएलए टी हरीश राव का कहना है कि रियासत में मालिया सूरत हाल पर वाइट पेपर तेलंगाना की शबीह को ख़राब करने और रियासत की गलत को ख़राब रोशनी में दिखाने की कोशिश है। रियासत दिवालिया हो जाने का वावेला करके तरक्की के अमल को रोकने का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। रिपोर्ट में दिए गए बजट के तखमीनों को इन्होंने गलत करार दिया और वाइट पेपर की जांच के लिए हाउस कमेटी की तश्कील पर जोर दिया। इन्होंने साबिक़ा बीआरएस हुकूमत पर उत्तम कुमार रेड्डी के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया है। రెక్టిఫై ద రికార్డ్స్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే గత ప్రభుత్వం కేవలం 1 కిలో బియ్యం మాత్రమే ఇచ్చింది అని చెప్పి ఒక సత్యదూరమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పినారు అధ్యక్ష. యాక్చువల్గా రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి 89,99,000 కార్డులలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది 56 లక్షల కార్డులకు మాత్రమే ఇస్తుంది. మిగతా 34 లక్షల కార్డులకు మొత్తం 6 కిలోలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి మనమే అచ్చంగా ఆ 6 కేజీల బియ్యం ఇచ్చినమనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా సభ దృష్టికి తెస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష.
ఉత్తమ్ గారు ఏం చేసిందంటే మొత్తం ఇదేదో కేంద్రమే ఇస్తుంది, 1 కిలో బియ్యం మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని చెప్పే విషయం చేసినారు. ఇది పూర్తిగా సత్యదూరమైనది. రెండో విషయం అధ్యక్ష, 54 లక్షల కార్డులకేమో 1 కిలో బియ్యం ఇచ్చాం, మిగతా 34 లక్షల కార్డులకు మొత్తం 6 కిలోల బియ్యం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల చేతనే ఇచ్చాం. ఇక కరోనా సమయంలో అధ్యక్ష, కరోనా సమయంలో చూసినట్టయితే 2 సంవత్సరాల పాటు ఉచితంగా 10 కిలోల బియ్యం ఇచ్చిన విషయాన్ని కూడా మీ ద్వారా సభ దృష్టికి తెస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఒకరు మనుషుల గురించి చెప్పమంటున్నారు. మొత్తం 2,90,00,000 మంది మనుషులకు మనం బియ్యం ఇస్తే ఇందులో 1,85,00,000 మందికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 5 కిలోలు ఇచ్చింది, మిగతా కిలో మనం ఇచ్చాం. ఆ 5 కిలోలు కూడా వాళ్ళు 3 రూపాయలకి ఇస్తే మనం రూపాయికే ఇచ్చాం. తెలిసిన సమాచారం మేరకు ఈ రిపోర్ట్ ఇదంతా కూడా ఇది ఎవరు తయారు చేసిండ్రు? మీకు తెలంగాణ అధికారుల మీద నమ్మకం లేక మన ముఖ్యమంత్రి గారి పాత గురువు గారి శిష్యులు, ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి, ఒక సస్పెండ్ అయినటువంటి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులను పెట్టి ఇదంతా ఒక కుక్కుడప్ స్టోరీ తయారు చేసి ఇది तेलंगाना असेंबली में बीआरएस का गलबा दिखाई दिया। हरीश राव कांग्रेस कायदीन से ज्यादा बोल रहे थे। स्पीकर की भी एक ना सुनी, हुक्मरान पार्टी के अरकान को बोलने का मौका न दिया और मुसलसिल 1 घंटे तक बोलते रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्रिमिनल लॉ बिल के हवाले से अपनी बात रखी। इन्होंने इस दौरान मुसलमानों को लिंचिंग का मसला भी उठाया और जेलों में महरूस मुस्लिम कैदियों के आदादो शुमार पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इन 3 फौजदारी नए क़वानीन पर बोलने का चेयरमैन सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इन 3 फौजदारी नए क़वानीन पर बोलने का मुझे मौका दिया है। सर मैं शुरुआत में इस शेर से आगाज करता हूं अपनी बात का कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर ये 3 फौजदारी के क़वानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 क़वानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। और जो क़वानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन, डेफेमेशन, उसको आपने इस नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए। निजाम कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स आज दिन 10 बजे से धरना दे रहे थे। ये तालिबात कॉलेज इंतजामिया के तर्ज अमल के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई हैं और एहतजाजी मुजाहिरीन मैनेजमेंट की तरफ से उनके मुतालिबात को नजरअंदाज किए जाने से खफा हैं। मेस में साफ सुथरा खाना दस्तियाब ना कराने की इन्होंने शिकायत की। साथ ही कहा कि हॉस्टल में भी दरकार जरूरी सहूलतें ताखीर से दी जा रही हैं। एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने वाली 50 से ज़ायद तालिबात को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया।
विकाराबाद जिले के पेदेमुल गुटलापल्ली गांव में एक नामालूम नौजवान गांव वालों की जाती तफसीलात को जमा कर रहा था। गांव वालों को शक हुआ तो इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मुकामी लोगों के मुताबिक इस नौजवान के पास कन्नड़ जबान में कुछ दरखास्त फार्म दस्तियाब हुए। गांव वालों का इल्जाम है कि ये नौजवान लोगों को ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मकान देने का ऐलान किया है और इस जिम्मन में लोगों से दरखास्तें तलब की हैं। बाबू వచ్చినా ఎవరో పిచ్చరు నీకు ఎవరో పిచ్చరు ఆర్డర్ వచ్చిందన్న వచ్చాను. ఎవరు ఇచ్చారు నీకు ఆర్డర్? మా వాళ్ళు చెప్తే వచ్చాను. అదే అట్లా కాదు. महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर की रहने वाली तालिबा मसर्रत को बैनुल अक़वामी टारगेट बॉल टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया में मुंतखब किया गया है और इस होनहार लड़की ने फाइनल में नेपाली टीम को पछाड़कर गोल्ड मेडल जीता और 8 से 11 दिसंबर तक काठमांडू में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल टारगेट बॉल प्रेसिडेंट कैंप चैंपियनशिप के फाइनल में नेपाल के खिलाफ शानदार फतह हासिल करते हुए मसर्रत ने खूब नाम कमाया है। उनके वालिद का नाम सैयद अहमदुल्ला है और मां का नाम हसीना बेगम। मसर्रत MVS डिग्री कॉलेज के साल दुव्वम में ज़ेर तालीम है। मसर्रत के वालिद एक कपड़े की दुकान पर काम करते हैं जबकि वालदा घरेलू खातून हैं और मसर्रत को बचपन से ही खेलों का शौक था। वालिद अहमदुल्लाह ने अपनी माली परेशानियों के बावजूद मसर्रत को आगे बढ़ने में पूरा ताउन फराहम किया। मसर्रत को मुकामी कोचेस की मदद से डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में बास्केटबॉल और थ्रो बॉल जैसे खेलों की तरबियत दिलाई और आइंदा इंटरनेशनल मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए मसर्रत को माली इमदाद भी दरकार है। 2018 से मैंने इस गेम की शुरुआत की है, वॉलीबॉल प्लेयर। फिर मैंने खेला नेटबॉल जिसमें मैंने 5 नेशनल्स खेले, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, चेन्नई, दिल्ली, फिर अगेन दिल्ली, फिर हरियाणा। इसके बाद मैंने गेम को लीव किया है बिकॉज ऑफ मेरी डिग्री के लिए। फिर मैंने ज्वाइन किया था टारगेट बॉल क्योंकि मैंने बहुत सालों से सुना था ये वर्ल्ड फास्टेस्ट गेम है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। और मैंने ना टारगेट बॉल में शुरुआत की है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर से, जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता था फर्स्ट टाइम जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम इंटर किया है टारगेट बॉल। फिर मैं सेलेक्ट हुई थी GLA मथुरा यूनिवर्सिटी के लिए जो है उत्तर प्रदेश में। फिर मैंने खेला दूसरा नेशनल गोवा बेस्ड टारगेट बॉल जिसकी हम ही फर्स्ट बैच थे फाइनल में, इंडिया वर्सेस नेपाल। फर्स्ट हाफ में था हमारा इक्वल स्कोर, फिर सेकेंड हाफ में गया इंडिया का हाई स्कोर और इंडिया ने नेपाल को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की है जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। और मैं हमारे आसपास वाले और सभी से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सारे ने मेरे लिए बहुत दुआएं की है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने लड़कियों को ऐसे आगे बढ़ाएं। आज मेरी बच्ची इंटरनेशनल खेल में जाके जीत के गोल्ड मेडल हासिल करके आई है और बहुत बहुत काबिल फ़ख्र है जो है ना मुझे इस गोल्ड मेडल जो बच्ची मेरी जीती है। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और जो है ना इस तरीके से जो है ना अगर यहाँ पर खेल का मैदान अगर रहा तो जो है ना यहाँ पे भी कई ऐसे मसरत निसा जो है ना भी हो सकते हैं। और मैं जो है ना गुजारिश करता हूँ हमारे MLA साहब से कि जो है ना यहाँ पे भी एक ग्राउंड महबूबनगर में भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड रहा था और बेहतर रहता। जिले जनगांव में LPG गैस सारिफीन को KYC करवाने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस कंपनियों के ज़वाबित के मुताबिक लोगों को अपना KYC करवाना पड़ रहा है और ऐसे में लोग बड़ी तादाद में गैस कंपनी के दफ्तर को पहुंच रहे हैं। दफ्तर में स्टाफ की कमी के चलते लोगों को अपनी बारी के लिए कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बूढ़ी खवातीन भी दफ्तर के चक्कर काटने की इस परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रही हैं। इसी दौरान तकनीकी गड़बड़ के सबब KYC कराने के इस अमल में काफी ताखीर हो रही है। इधर गैस एजेंसीज के जिम्मेदारों के मुताबिक KYC कराने की कोई डेडलाइन नहीं है। कामारेड्डी जिला कलेक्टर जयतीश V पाटिल ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम खवातीन में बेहद मकबूल हो रही है। पहले RTC बसों में रोजाना 1,20,000 लोग सफर करते थे, लेकिन इस महीने की 9 तारीख से शुरू होने वाली स्कीम की वजह से बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन की तादाद बढ़कर तकरीबन 2 लाख यौमिया तक पहुंच गई है। बसों में 63% खवातीन देखी जा रही है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गाड़ियों का काफिला ट्रैफिक जाम की मसाइल के बिना सड़क से जाता देखा गया और इस हवाले से तबसरे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रोटोकॉल के बिना रेवंत रेड्डी को सफर करते देखा गया। इससे कबल रेवंत रेड्डी के भाई की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी ओहदे पर रहे बिना कामारेड्डी में प्रोटोकॉल की गाड़ियां इस्तेमाल करते देखे गए थे, लेकिन अब ट्रैफिक पाबंदियों के बिना रेवंत रेड्डी को जाते देखा गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए MIM कायदीन की तरफ से ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। सियासी इख्तलाफात के बावजूद असेंबली में रेवंत रेड्डी ने अपनी बात रखी। हम लोग जिम्मेदारी से यहाँ हैदराबाद क्षेत्र से जो पार्लियामेंट में 7 MLA से हम लोग बुलाए सचिवालय पे, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस में भी थे, मगर जब हम तरक्की करना है, आगे हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अच्छा शहर बनाने के लिए हमारे दोस्तों से हम गुजारिश किए, भाई आप साथ आ जाओ, जो चाहिए, जो पेंडिंग है, जो हैदराबाद तरक्की के लिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिका BRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चुटकियां ली। इन्होंने ऐवान में कहा कि कालेश्वरम का पानी बेचेंगे बोलकर 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। వారు వివిధ హోదాలలో వారు పనిచేయడం జరిగింది। 2014 నుంచి 2018 వరకు వారే సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిండ్రు। వారి తర్వాత और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना की माली सूरत हाल पर असेंबली में व्हाइट पेपर जारी। नायब वजीर आला ने मुख्तलिफ माली उमूर और पहलुओं के हवाले से ऐवान को दी जानकारी। व्हाइट पेपर इंतखाबी वादे पूरे ना करने का बहाना ढूंढने को जारी नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में की वजाहत। तेलंगाना स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में आदाद शुमार गलत होने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। ऐवान को गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई के लिए दिया जोर। और महबूब नगर की होनहार तालिबा को माली मदद दरकार। बैनुल अक़वामी टारगेट बॉल टूर्नामेंट में जीत चुकी हैं तलाई तमगा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।